बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ का एक स्पेशल एपिसोड। स्पेशल क्यों है वो आपको अब से थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 9 मई 2023 को पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बहुत से लीडर्स, बहुत से वर्कर्स, बहुत से कारकुनान जो थे वो इश्तियाल में आकर के पाकिस्तान में सड़कों पर बाहर निकलते हैं, टारगेटेड प्लेसेस पर अटैक करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इमरान खान साहब को, जो कि उस टाइम पर उनके चेयरमैन थे, उनको अरेस्ट किया जाता है। और जब वो अपना इंतशार दिखाते हैं उसमें बहुत सी जगहें शामिल होती हैं। फ़ौजी तनसीबात, लाहौर का को कमांडर का घर जिसको हम जिना हाउस के नाम से जानते हैं, और जिना हाउस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। इसके अलावा हमने देखा कि कहीं पर भी फ़ौजी तनसीबात हों, वो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मुट्ठी भर लोगों के इश्तियाल के हाथों भेंट चढ़ गई, इसलिए क्योंकि उनको अपना एग्रेशन निकालना था। आज मैं ऐसी ही एक जगह पर मौजूद हूँ, लाहौर के कोर कमांडर घर के अंदर, जहाँ पर अभी भी यहाँ की दरों दीवारें सवाल कर रही हैं। और उनका सवाल यही है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, इन दरों दीवारों को इंसाफ कब मिलेगा जिनको जलाया गया, जिनको तोड़ा गया, जिन पर गुस्सा निकाला गया। एनीवेज, इसी के लिए आज हमने खसूसी नशिस्त को मुरतब किया है और कोशिश की है कि पाकिस्तान के हर तबके से, हर शोबा फ़िक्र से पार्टिसिपेंट्स को शामिल किया जाए, क्योंकि ये मसला सिर्फ सियासी नहीं, ये मसला सिर्फ इंतज़ामी नहीं। जब पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया जाता है, पाकिस्तानियों की ही तरफ से किया जाता है, तो तब तमाम जो सोच रखने वाले, फ़िक्र रखने वाले जो हजरात हैं वो इकट्ठे होते हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पर जब आज 9 मई है और आज 1 साल हो गया है जो 9 मई 2023 को हुआ। 9 मई 2024 में अभी तक उसका कोई फैसला सामने नहीं आया, सवाए इसके कि पछतावा सभी को है। मुझे नहीं पता करने वालों को पछतावा है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ से अभी तक यही आवाज़ें आती हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारे तो ऊपर गलत इल्ज़ाम डाला जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि आज हम फिगर आउट कर सकें। लेकिन मेन मकसद आज के इस शो का था कि हम यहाँ पर आके एक सॉलिडेरिटी का इजहार करें, एक यकजहती का इजहार करें कि पाकिस्तान में जब जब रियासत पर हमला होगा, पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से हो, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो किसी मखसूस इदारे से हों, चाहे वो बिज़नेस कम्यूनिटी से हों, वो सामने आएंगे और एक होकर के एक आवाज़ में उसका जवाब देंगे। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ़्ट साइड मुझे ज्वाइन किया है जी चौधरी ज़फ़र महमूद साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना वक्त देने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत मेहरबानी आपकी। उनके बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं जी सलमान शुएब साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, तब भी ये PTI में थे जब PTI के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जारहियत का, बर्बरियत का मुजाहरा किया। ये आज भी PTI में है, लेकिन उस स्कूल ऑफ थॉट और उस सोच के साथ हैं जो कि प्रोग्रेसिव सोच है, उस PTI के साथ नहीं है जिन्होंने 9 मई किया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब ज्वाइन करने के लिए। उनके बिल्कुल बराबर में ये मेरे लिए ऑनर है कि ये मेरे शो का हिस्सा हैं। मैं बात कर रही हूँ इम्तियाज़ सरवर साहब की। वैसे तो ये रिटायर्ड SSP हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस कराने में कि इज़ द फादर ऑफ शहीद कैप्टन सलमान सरवर। इनके जो शहीद बेटे हैं उनकी शहादत 14 मई को हुई थी और आज 9 मई है और 14 मई भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम इनसे भी बात करेंगे कि एक शहीद के बाप के क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं कि जिसके बेटे ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, उनको कैसा महसूस हो रहा है आज इस जगह पर आकर जहाँ पर सिर्फ एक लीडर को कैद करने के लिए कुछ लोगों ने अपना गुस्सा निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू इन द पैनल। राइट साइड पे, नॉट द राइटेस्ट पीपल बट डेफिनेटली ऑन माई राइट साइड, मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल फ़रत अब्बास शाह साहब ने। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो लोग पोइट्री से, शायरी से लगाव रखते हैं, जो पढ़ने लिखने से लगाव रखते हैं, जो कि एक इंटेलेक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ही इज़ एन हाउस होल्ड नेम, पोइट हैं, कॉलमिस्ट हैं। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान राइटर्स यूनियन के। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे तो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शायद मुझे बेहतर अल्फाज मिल जाएं 9 मई वालों के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं और ये डिफेंस एनालिस्ट हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं पाकिस्तान के डिफेंस के अमूर पर, तो रखते ही रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की जो सियासी उतार चढ़ाव है उसके
ऊपर भी जो है ये बिल्कुल अपना नज़र रखते हैं। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। 9 मई हो गया, 1 साल हो गया है और आज मैं जिन्ना हाउस में यहाँ पर मौजूद हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं देखूँ कि इस 1 साल में क्या तब्दील हुआ। ये जिन्ना हाउस तो वो जिन्ना हाउस रहा ही नहीं जो कि 9 मई 2023 से पहले था सर। लेकिन इतना बड़ा सान्या हो गया, मतलब मैं तो इस स्ट्रेस में हूँ, मैं तो खुद इस टॉर्चर में हूँ अभी तक कि एक्चुअली 9 मई 2023 को हुआ क्या था, ये लोगों ने क्या कर दिया, ये पीटीआई वालों ने क्या कर दिया। लेकिन अभी तक सब लोग इंसाफ के मुतलाशी हैं। ये देखें, ये सब कुछ जला हुआ है, ये लग ही नहीं रहा कि ये वो कोर कमांडर लाहौर का घर है, ये वो जिन्ना हाउस है जो कि हमारे लिए इतना मानी रखता है। पाकिस्तान में इंसाफ मिलना इतना मुश्किल क्यों है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको, आपके चैनल को, कि आपने इतने इम्पोर्टेंट डे पे इस प्रोग्राम को अरेंज किया यहाँ पर। और डे तो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत अच्छी यादों के साथ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो यादें जिनके साथ मुंसलिक हैं, वो कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी में या ता क़यामत भी इस तरह का वाक़या दोबारा देखना कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या जो 9 मई को हुआ। और उस दिन हम सब ने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एंगर निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए जो तरीका अपनाया वो यकीनन किसी तौर भी अप्रिशिएट दूर की बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में अगर उसको कंडेम करें तो शायद अल्फाज भी ना बचें। क्योंकि सियासत में एहतजाज एक नॉर्मल चीज़ है, हर किसी का हक है एहतजाज करना। सियासी रहनुमा पहले भी गिरफ़्तार होते रहे हैं, जेलों में जाते रहे हैं, फांसियाँ भी चढ़ते रहे हैं, जलावतन भी होते रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये तरीका नहीं अपनाया एहतजाज का। और एहतजाज में भी जब आप रियासत को टारगेट करें, और रियासत में सबसे इम्पोर्टेंट अदारा वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक फ़ौज से है या फ़ौज होने की वजह से वो इम्पोर्टेंट है, वो हमारा मुहाफ़िज़ अदारा है, मुल्क की सालमियत और बका की ज़ामन है पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के दफ़ाई अदारे। और इतने ब्रूटल तरीके से उनको टारगेट करना, इतना ह्यूमिलिएट तरीके से उनको टारगेट करना कि शायद दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसालें कम मिलती हों। तो आपका ये सवाल कि 1 साल गुज़र गया और चीज़ें वहीं की वहीं हैं, ये एक और बहुत यकीनन काबिल गौर पहलू है कि 1 साल गुज़र गया, अभी तक किसी को 9 सर, ये मई तो के हवाले अलमिया से। है, काबिल गौर क्या है, इतना बड़ा अलमिया है कि मैं अभी 2 दिन पहले वो DGISPR साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुझे तो उसको देख करके गुस्सा आ रहा था। मैं खुद एक अफसोस में थी कि भाई इतना मुनज़्ज़म इदारा आपने उनको इस लेवल पर पहुंचा दिया रियासत ने मिलके, क्योंकि निज़ाम इंसाफ इतना बड़ा सवालिया निशान है कि भाई वो भी तो ये बेसिकली कंप्लेनेंट थे ना, वो भी तो ये कह रहे थे कि जब तक 9 मई वालों को सज़ा नहीं मिलती पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और इसमें यकीनन आपके निज़ाम अदल पे तो क्वेश्चंस उठते हैं, और हर पाकिस्तानी ये सोचता भी है और कहने में हक में जाना भी है कि 1 साल हो गया, केसेस अदालतों में हैं, और इस तरह के केसेस तो प्रायोरिटी पे उनका फ़ैसला होना चाहिए, एब्सोल्युटली, बिल्कुल प्रायोरिटी पे एब्सोल्युटली। फ़ैसला होना चाहिए, बिकॉज ये नॉर्मल केसेस नहीं है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं था। और अभी 1 साल गुजर गया, और इस तरह के केसेस में कि बहुत ज़्यादा आपको एविडेंसेस भी नहीं चाहिए, जो जो एग्जैक्ट एविडेंसेस है वो मौजूद भी हैं। और बहुत सारी चीज़ आजकल आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए भी आप एविडेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सवालिया निशान है, और अदलिया को और तमाम मुंसलिक अदारों को इस पर इस हद तक ज़रीन सोचना चाहिए कि उनकी अपनी साख मुतासर होती है। और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है, कुछ फ़ौजी अदालतों का इशू आया, उन पर कुछ स्टे आ गया, जिसकी वजह से भी कोई केसेस आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जितनी जल्दी इन केसेस का फ़ैसला होगा उसके 2 इम्पैक्ट होंगे। एक तो जो लोग मुलविस हैं उनको भी ये कहने का मौका मिल रहा है कि जी हम तो मुलविस नहीं थे, इनके पास सबूत नहीं है। एक तो वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा इशू। सेकेंडली, जिनको सजाएँ मिलेगी वो दूसरों के लिए फिर एक निशान इबरत बन जाता है। बिल्कुल। और इस तरह के केसेस में हिस्ट्री में अगर आप देख लें, इस तरह के वाक़यात इस शिद्दत के साथ तो नहीं हुए, बस इससे मिले जुले अगर कहीं हुए भी हैं तो उन्होंने स्पीडी ट्रायल किया, लोगों को सज़ाएँ दी, करार वाकई सज़ाएँ दी, ताकि आइंदा आने वाले लोग फिर इस तरह का काम ना कर सकें। तो हमें ये सोचने की बात है, और बल्कि अमल करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल, बिल्कुल ये ठीक बहुत कह रही अच्छी हैं, बात की है। सोचने का वक्त तो बहुत गुजर गया। क्योंकि जिस जगह पर हम सब बैठे हैं इसकी सिंबॉलिक वैल्यू, और सिंबॉलिक वैल्यू भी कोई छोटी सिंबॉलिक वैल्यू नहीं है। बानी पाकिस्तान के साथ मुंसलिक ये घर है, और जना उस तभी इसको कहते हैं। हम तो इतना अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि दे दो, जना हाउस था ही नहीं, कम इल्मी की बुनियाद पर कुछ लोगों ने उनको वर्गलाया। तो स्पीडी फैसला होना चाहिए, और कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, और इस तरह के लोगों को करार वाकई सजाएँ ठीक है। मिले, इस चीज़ से हट के कोई किसी सियासी जमात से। बिकॉज कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, एक ट्रू पोलिटिकल वर्कर, कभी भी इस तरह की एजिटेशन की हमायत नहीं कर सकता। सियासत है नहीं है, सियासत करनी है, आगे भी जाके
कि होती रहेगी। सियासत बिल्कुल करें, इख्तलाफ भी करें, तनकीद भी करें, एहतजाज भी करें, लेकिन उसका तरीकाकार है कि मुरवजा तरीकाकार है, बहुत उसको आपने उम्दा अपनाना बात चाहिए। की है ब्रिगेड बाबा साहब। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी और मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो इम्तियाज़ सरवर साहब, आप प्लीज़ ज़रा बताइए सबसे पहले तो इस बेसिक क्वेश्चन को। एक इन्होंने फॉल्स प्रोपेगेंडे का, फेक प्रोपेगेंडे की बात एक ब्रिगेड साहब ने की, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने कहा ये तो कोर कमांडर का जो घर है ये तो एक्चुअली जिन्ना हाउस है ही नहीं, ओरिजिनल वाला है। ऐसी और बहुत सी बातें हैं जो चल रही थी। लेकिन मैं बेसिक सवाल की तरफ आऊँगी, क्या आज भी 1 साल के बाद किसी को कोई शक रह गया है, कोई इबाम, ज़रा सा भी डाउट रह गया है कि नहीं जी जो 9 मई 2023 को हुआ वो पीटीआई ने नहीं किया, वो किसी और ने किया है, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? कोई डाउट है सर? पहले इसको क्लियर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बजाय ये जो आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि भी साल गुजर गया है तो इतने बड़े वाक़े को अभी तक हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो फाइनल नहीं कर सका। अब मैं चूँकि सर्विस में रहा हूँ और इसी सर्विस में था जो जुडिशल सिस्टम का एक हिस्सा है। बदकिस्मती से मैं 40 साल सर्विस की है, जुडिशल सिस्टम हमें कभी भी केटर फार नहीं कर सका। आपने देखा कभी स्पेशल कोर्ट्स बन रही हैं, कभी कोई चीज़ बन रही है, कभी कोई चीज़ बन रही है, कभी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं। क्यों नहीं हमारे जुडिशल सिस्टम को इतना मजबूत किया गया कि ये इस तरह के इम्पोर्टेंस के जो वाक़यात हैं, इतने ब्रूटल वाक़यात जो हैं, उनको विदिन जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि 14 दिन में चालान जमा किया जाए और उसका फैसला जो है वो फौरी किया जाए। ये हर केस के मुतल्लिक है, ये नहीं है कि ये इस केस के मुतल्लिक है। ये क्यों नहीं किया, किसने इसको देखना था? हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो है एट क्वेश्चन है। वो क्यों उसके नंबर्स आते हैं बॉटम में वर्ल्ड वाइड, वो उसकी यही वजह है। कभी स्टे आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी वो आ जाता है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि बड़ी अच्छी बात करें, मैं बल्कि ऐड करूंगी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं ज़रूर इसमें ऐड करूंगी कि बात फिर हो जाती है सियासी, लेकिन क्या करें, ये मामला सियासत के साथ ही जुड़ा है। इमरान खान साहब के मुकदमे तो रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जाते हैं। 9 मई वालों के मुकदमात आगे ही नहीं बढ़ने दिए जा रहे, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये कोई जादुई काम हो रहा है कि क्या हो क्या रहा है। जी सर, मुकम्मल करें। उन्हीं मुकदमात को अगर लें तो वो भी रोजाना की बुनियाद पर उनका क्या फैसला हो रहा है? उनका फैसला तो उनका भी कोई नहीं हो रहा। अगर वो गुनहगार है तो सजा देनी चाहिए, अगर वो बेगुनाह है तो छोड़ना चाहिए। सेम इज द केस। ये जो अभी आप जनाब उसकी बात कर रहे हैं, कोर कमांडर उसकी बात कर रहे हैं, इसमें जिसने भी इसको किया है उसमें बंदे पकड़े हुए हैं, उनका ट्रायल हो। और वो ट्रायल अगर मिलिट्री कोर्ट में होना है तो मिलिट्री कोर्ट में हो। मिलिट्री कोर्ट कोई फाइनल तो अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद भी हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जैसे दूसरी सारे केसेस हैं, उसकी अपील मौजूद है। बिल्कुल। तो ये कह देना जैसे दूसरी सारी कोर्ट्स जो हैं अभी ये टेररिज्म के हवाले से, जो टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म के हवाले से जो कोर्ट्स हैं, वो भी तो फैसले करती हैं, वो भी उस जुडिशल सिस्टम के साथ नहीं है, वो स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं इसका फैसला कर सकती? क्यों नहीं फैसला करने दिया गया उसको? वो गलत करें, सही करें, आगे अपील का राइट मौजूद है हर बंदे के पास, वो उधर जाएं, वो करें। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि 1 साल हो गया है, हम यहाँ पे प्रोग्राम बैठे कर रहे हैं और जो रियल कल्प्रेट्स हैं वो मौजें कर रहे हैं या वो हुकूमतों में है सर, वो असेंबलियों में है, जिधर भी पार्टी टाइम कर रहे हैं। ये ठीक बात है। ये जो इम्तियाज सरवर साहब ने ना मुझे मेरा बीपी और हाई कर दिया है। सलमान साहब, मुझे पहले ये बताएं, अभाम है कि ये जो तमाम तर वाक़या हुआ जो 9 मई है वो पीटीआई के कुछ सरफिरे लोगों ने नहीं किया, इसमें अभी भी कोई शक है? मतलब मैं तो देख रही थी वो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो एक जो वीडियो चलाई, असल में ना मैं जज्बाती इसलिए भी ज़्यादा हो रही हूँ कि वो वीडियो देख के ना अभी ताज़ा हो गई है सारी, कि वो जो उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई कि किस तरह तोड़फोड़ की गई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वीडियोस चलाई, और एंड उस वीडियो पे हुआ कि शंदाना गुलजार साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ओ भाई यार, ये किस तरह का जुमला था? और शंदाना गुलजार साहिबा पार्टी कर रही हैं, प्रोग्राम्स में आ रही हैं, हर जगह पे ओपनली फिर रही हैं। सलमान साहब जरा बताइए कैसे ये प्लान हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसने किया? देखिए मैडम, इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप पिक्चर पेश करना चाहें तो बहुत जज्बाती अल्फाज के साथ भी पेश कर सकते हैं, और अगर आप पिक्चर दिखाना चाहें तो बड़े तहम्मुल के साथ भी इस तरीके से पेश कर सकते हैं ताकि लोगों को इस वाक़े की समझ आ सके। 9 मई का वाक़या
बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन ये वाक़या की बैकग्राउंड में जाएं तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ था। एक मुअज़्ज़ज़ अदालत थी, एक पाकिस्तान का एक सिंबल था, वहाँ से वाक़यात होते होते आज 9 मई तक ये कौम सलमियत तक पहुँच गई है। ये सियासी जमातें नहीं करती, ये सियासी जमातों के अंदर बैठे वो ग्रोह के लोग करते हैं जो पाकिस्तान एंटी पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, जो पाकिस्तान को हमेशा डिसेबल रखना चाहते हैं और उनके कदम जो हैं वो डगमगाना चाहते हैं अपने मुल्क के, ये वो लोग हैं। अगर आप कभी इन लोगों की बैकग्राउंड के पीछे देखें तो ये कभी एक सियासी जमात में होते हैं, कभी वहाँ से करप्शन बेसिस पर निकाल के दूसरी सियासी जमात में चले जाते हैं। इनके मकासद सियासत नहीं होता, इनके मकासद तबाह और बर्बादी होती है। वही हम लोगों के साथ हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक अवामी जमात थी। अगर आप सियासी जमातों के पस मंज़र में देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये एज़ाज़ हासिल था कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, उसी तरह इसकी बेस भी आवाम के ऊपर थी और ये एक आम वर्कर्स की जमात थी। इसमें कोई बड़े बड़े एकदम वडेरे आके शामिल नहीं हो गए। ये उस वक्त वडेरे शामिल हुए जिस वक्त इसकी मकबूलियत बढ़ी और उसके अंदर लोग आके शामिल होने शुरू हो गए। और बदकिस्मती से अगर मैं पंजाब से रिलेटेड बात करूँ तो इसमें पंजाब की क़यादत उन लोगों के पास गई, कोई जमात इस्लामी से करप्शन की बेस पर निकाला गया हुआ था, कोई पीपल्स पार्टी से करप्शन की बेस पे निकाला गया था, नहीं, कि मुराद मुस्लिम लीग सईद का कहाँ आपसे से निकाला निकाले गया गए था। थे? शहरियार अफरीदी साहब कहाँ से निकाले हुए थे? पहली ही वीडियो और ऑडियो बेसिकली जो मुराद सईद साहब की, जो मैंने खुद सुनी सर, मैंने तो रिजर्वेशंस की वजह से आप टीवी चैनल्स पर नहीं चला सकते कि आप उस बयानिए को आगे क्यों इतना फैलाएंगे, लेकिन हमें भी पता है कि क्या चीज़ें चल रही थी। मुराद सईद ने कैटेगोरिकली बोला उस ऑडियो के अंदर कि सबको पता है किसका क्या ठिकाना है, किसकी क्या लोकेशन है। वो इससे पहले कहाँ थे? वो तो पेट हैं, बहुत ही करीब तरीन है इमरान खान साहब। देखिए, अगर इस बात पे जाऊंगा तो फिर इस बात के पस मंजर में और बहुत बड़ी सारी चीजें निकलेंगी और फिर आपको अब मुराद सईद का मैंने नाम लिया, मैं ये जिम्मा अपने ऊपर लेती हूँ, मैंने नाम लिया। आप बताइए मुराद सईद के बारे में, आप शहरियार आफरीदी के बारे में बताइए जो कह रहे थे चलो चलो GHQ चलो, यही बोल रहे थे ना, उनकी वीडियो वायरल है। ये अल्फाज तो बहुत सारे लीडर्स के, अगर पंजाब में देखें तो एजाज चौधरी साहब के अल्फाज भी ये मौजूद थे, वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन ये देखें कि आखिर इनको लोगों को हिम्मत किसने कराई, ये हिम्मत किसने दी? इसकी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें तो फिर आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सीधी तरह कह रहे हैं कि फैजेंट कंपनी इसके पीछे मौजूद थी। ये चंद एक टोला था जिसके पीछे, आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी अदारे के अंदर अच्छे और बुरे बंदे हर जगह मौजूद होते हैं। उनके अपने अपने टारगेट्स होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। मैं उन टारगेट्स पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अफसोस के साथ ये बात सच बात है कि इसके पीछे फैजेंट कंपनी थी और उनके मोड़े हमारी सियासी जमात के अंदर बैठे। इमरान खान थे उनके मोड़े के नहीं? देखें, लीडरशिप बहुत सारी चीज़ों से लाइल्म होती है, लीडरशिप बहुत सारी चीज़ों से लाइल्म होती है। अगर आप इस तरह इन्फोर्स करेंगे कि ये चीज़ें थी, ये थी, फिर इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया, नवाज शरीफ भी मुलव्वस था। नहीं, हो सकता है मुलव्वस ना हो, लेकिन नीचे वाले लोग मुलव्वस होते हैं। इमरान खान साहब को पता था देखिए, कि इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, उस वक्त गिरफ्तार थे। मैं आपको ओपनली बात ये कह रहा हूँ, मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि लिबर्टी चौक में जिस वक्त कारकुन जमा हुए हैं तो वहाँ पर किसी कारकुन को ये इल्म नहीं था कि हमें कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है। सबका सिंपल यही था कि हम लिबर्टी चौक के अंदर बैठ के एहतजाज करेंगे और वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त हाफिज़ फरहद साहब, एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब और हमाद अज़हर साहब ने इंडिकेट किया कि वी मूव टू कोर कमांडर हाउस। अच्छा, उस तरफ जाते भी हमें ये किसी को नहीं पता था कि वहाँ जाके आगे क्या प्लान होना है। वहाँ जाके जैसा लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं, फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं। अब आप ये देखें, पाकिस्तान की फैमिली से आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम किसी जगह पे औरतें जाके आग लगा देंगी, ये लगा देंगे। वहाँ पर इन चंद अनासर ने जो गेम प्लान के तहत अपने प्लानिंग की हुई थी वो उन्होंने अमल दरामद उस पर किया। लेकिन आज अफसोस है, प्लानिंग हुई सर, जो गेम प्लानिंग हुई थी, इसका तो हिस्सा इमरान खान साहब होंगे कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं था? देखिए, मैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं एक आम वर्कर हूँ और वर्कर लेवल से आज अल्लाह ताला ने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है। मेरे ख्याल में देखिए, इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, जो इंसिडेंट जिन लोगों ने करवाया वो ओपनली आपके सामने है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने अभी तक, कुछ लोग इलेक्ट होकर असेंबली के अंदर बैठ के, हाफिज़ फरहद जैसे लोग हैं, शेख इम्तियाज़ जैसे लोग हैं, वो असेंबली के अंदर बैठ गए। हमाद अज़हर साहब को पाकिस्तान के अंदर मिल ही नहीं रहे, हमें किस जगह पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनके पास पूरा का पूरा एक सूबा है, वो सूबे के करता धरता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक, देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ का स्पेशल एपिसोड फ्रॉम जिन्ना हाउस लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल एपिसोड हमारा जिन्ना हाउस लाहौर से आप देख रहे हैं। चौधरी ज़फ़र महमूद साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर के मेरे साथ। सलमान शुएब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इम्तियाज़ सरवर साहब हैं, रिटायर्ड SSP हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी फ़रहद अब्बास शाह साहब, पोइट कॉलमिस्ट हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन किया हुआ जी ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब ने। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी चल रही है, कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू चल रही है, इसको मज़ीद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जाएंगे। फ़रहद अब्बास साहब, मैं तो चाहती हूँ आप कुछ सुना दें, करने वालों को खरी खरी सुना दें। मुझे कुछ
अच्छी अमन सुकून शांति की कोई ऐसी बात सुना दें कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन सर खरी खरी सुनाने के बाद जिन लोगों ने किया उनके लिए भी तो एक पैगाम होना चाहिए ना, और फिर कुछ हम जैसे अमन के बासियों के लिए भी कोई पैगाम हो। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं मुबारकबाद दूंगा सबको, पाकिस्तान को भी और पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे जो नज़रियाती पाकिस्तानी है, कि यहीं इसी जगह पे जो गैलरी बनाई जा रही है और वो यकीनन एक अजाले के तौर पे एक्चुअली वो बन चुकी है सर, हाँ, और उसका इफ्तिताह हो चुका है। मज़ीद उसको जो अभी डेवलप भी किया जाएगा, बन भी चुकी है। तो ये एक बड़ा काम किया है। हमें हर कदम पर पाकिस्तान के नज़रिए को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम नज़रियाती तौर पर कमज़ोर किए गए हैं, थे नहीं ना हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ इस हवाले से, 9 मई के हवाले से, कि मुकदमा तो मेरा था, पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा था। तो क्या किया भाई आपने 1 साल तक? 1 साल में क्या होता रहा है? बड़ी क्या अच्छी वही बात जो की है पिछले सर आपने। 76 सालों में हुआ है कि अगले सालों में भी यही होगा? कि यहाँ पे वो यानी मेरे शोहदा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अवाम के बच्चे जाते हैं ना, और जो अपनी सरहदों पर हिफाजत करते हुए अपनी जान देते हैं, आप उनके माँ बाप को जवाब दें कि आपने ये किया, उनका एहतराम, कि आप उनकी यादगारें आप मिसमार करने पे तुल गए हैं। और जिन्होंने ये किया है उसके कोई हम इंसाफ उनको नहीं दे सके हम, कि पता लगे उनको कि क्या यानी कि मुल्क दुश्मनी करने का या अवाम दुश्मनी करने या का क्या तहफ़्फ़ुज़ नतीजा का निकला। देखिए एहसास मेरा क्या तो होता एक है? हाँ। जज्बाती ये मुकदमा है मेरा, मैं तो अदालतों से भी पूछूंगा, नहीं नहीं बिल्कुल पाक सही है सर। अफवाज से मैं भी भी ये 9 पूछूंगा, मई को सियासी दिमाग से पार्टियों नहीं से भी सोचती, मैं पूछूंगा। जज्बात से सोचती हूँ कि जो हो सियासी गया पार्टियों से बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने शुएब भाई ने भी कहा है कि इमरान खान साहब तो जेल में थे, सबको नहीं पता कि वो वही उसी एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर आए हैं इस इक़्तिदार में, और जब गए हैं तो उसी एस्टेब्लिशमेंट को निशाने पे रखा है। और जब एस्टेब्लिशमेंट को निशाने पे रखा तो आप भूल गए कि वो तो फ़ौज है, पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ आप दुश्मनी लोगों के दिलों में पैदा कर रहे हैं, रोज़ तकरीरें कर करके, रोज़ तकरीरें कर करके। यही काम नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, यही काम आपने भी, यही एक दफ़ा धमकी जरदारी साहब ने भी दी। तो फिर आके उन्हीं के कांधों पे बैठ के आप इक़्तिदार में आते हैं, और आपको शर्म नहीं आती जब आप अपनी जो नाक़िस कारकर्दगी है, आपने जिन लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टियों में करप्शनें की, गद्दारियाँ की, वो छिछोरे जो एक पार्टी से उठकर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पार्टी में आए, आपने कुल मिला के अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। मेरे जैसे वो बंदे कहाँ गए जिनकी जवानियाँ खा गई तहरीक इंसाफ? वो वर्कर नज़र नहीं आए वहाँ पे, जिन्होंने पता नहीं कितना बेचारे 26 साल की जिनकी जद्दोजहद थी, और उसके बाद आप इक़्तिदार से दूर हुए हैं। तो 1 करोड़ पहले नौकरियों आप का मुझे जवाब बताएं देते कि ना आप मुझे। 9 मई को किधर थे सर? 9 मई तो हम तो अपने घरों में बैठ के रो रहे थे कि ये क्या जब हो ये रहा है हो हमारे गया, वतन के साथ, हमारे वतन के साथ नहीं हो तो क्या आपको रहा। सर शौक नहीं हुआ कि ये क्या हो गया? हजूर शौक की, अब हम तो अभी तक उस शौक से नहीं निकले। हमारे तो असाब, फिर जो जिस तरह नोज डाइव हमारी इकॉनमी गई है, ये सारा मैं इनसे इस बात पे मैं मुत्तफिक मैं अभी आती हूँ हूँ कि ये बैनुल अक़वामी इकॉनमी के साजिश ऊपर भी, है। जी। लेकिन हमारी बैनुल अक़वामी साजिश जो 4-4 साल ये वज़ीर आज़म रहते हैं, इनको क्यों नहीं पता चलता कि टारगेट इसलिए पाक अफवाज को किया जाएगा कि वही सालमियत की ज़ामिन है। ये हर जगह पे टारगेट तो, यानी आप अभी शहीद के वालिद बैठे हैं, इनको क्या मुंह दिखाएंगे आप जब आप शहीदों की जो यादगारें हैं उनको, उनकी बेहुरमती करेंगे? क्या इसलिए बेटे इन्होंने भर्ती आपकी हिफाजत के लिए दिए थे कि पहले वो अपनी जान फिदा करें, ख़ुद को निसार करें, इसार दें, कुर्बानी दें, उसके बाद आप उनकी आप यादगारों को मिसमार करें, और एक पार्टी का हिस्सा होते हुए? और मुझे ये बताएं कि मैं, चलो आप ये जेल में थे, इमरान खान साहब, इन्होंने नहीं किया, एक दफ़ा भी कोई ताकतवर बयान आया है कि इसकी मजम्मत इन्होंने करते सर हैं? कह दिया है, पर वैसे मैं आपस दी गल दसा, मेरे दिल ने मने या नहीं कोई, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। वो नहीं, उनका अवाम मौक़िफ़ ने है भी सर, नहीं, अवाम ने उनका मौक़िफ़ इनको है, चला मुस्तरद। गया सर। मैं ये मान ही नहीं सकती, एक लीडर है, उसको पता ही नहीं है उसकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और अगर वाकई एक लीडर को नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे क्या चल रहा है, मैं समझती हूँ उसकी लीडरी के ऊपर 21 तोपों की सलामी है, उसको मैं लीडर ही नहीं मानती। आखिरी बात ये फिर उसको है, पता ही नहीं है, अगर उसको पता ही नहीं है कि उसकी पार्टी के अंदर क्या प्लानिंग हो रही है। आखिरी बात जी यह सर। है कि पाकिस्तान की अवाम ने इस शरअंगेज़ी को और इस फितने को पूरी तरह मुस्तरद किया है, और वो फिर उसी तरह अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और दिलो जान के साथ खड़ी है। कुछ सुना दें सर, ये कुछ ये तैयार बहुत किया है, आपने? बहुत बस ये खड़ा खड़ा है आपने सुनाया, मेरी मतलब का आपने नहीं सुनाया अभी। नहीं तो ये जो लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होंगी और जो लाइब्रेरी के अंदर जो तस्वीर होंगी, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं आगे देखिए, लाइब्रेरी में तो बहुत कुछ है अभी। हाँ। यानी मैंने बुनियादी एक बात ये की है कि हमें नज़रियाती तरबियत की ज़रूरत है। ये वो लैक था कि 4 साल अपनी पार्टी के इलेक्शन, अपने वर्कर की तरबियत की तरफ इमरान खान अगर सियासी लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, तो अपनी तरबियत नहीं कर सके वर्कर की,
और वर्कर को वही वो लेके फिरते रहे हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी कहीं, कभी अपने जलसे, अपनी तकरीर। ऐसा कर, पहले तू तकरीर बदल, फिर खुदा बन मेरी तकदीर बदल। आप मदीने की रियासत हो जाएं, आप मेरी जागीर से जागीर बदल, तब मैं समझू ना कि आप मुखलिस मदीने। ये आप आपने तो मेरे मजहबी मतलब टच की बात देने के लिए आए थे। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर मैं वापस आती हूँ आपके पास। चौधरी साहब, बड़ी बातें हुई हैं, शेर व शायरी की भी हुई हैं, सियासत की भी हुई हैं। 9 मई को ये जिस तरह से एक बड़ा ही ख़राब माहौल पैदा किया गया, इकॉनमी इतनी डैमेज हुई है उसके बाद, इसलिए क्योंकि एक वो जो सेंस ऑफ तहफ़्फ़ुज़ था, एक एतमाद था, वो डामाडोल हुआ। मेरा तो दिल नहीं करता, और मेरी तो ज़बान ये ज़ेब नहीं देती कि मैं बोलूँ कि जी वो सेंस ऑफ तहफ़्फ़ुज़ चला गया, क्योंकि मुझे अभी भी कहीं ना कहीं यकीन है कि उन पॉजिटिव लोगों पर, उन पॉजिटिव क़ुव्वतों पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान के उन सियासतदानों पर जो एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं कि ये बैड फेज़ ज़रूर है लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा सर। लेकिन व्हाट अबाउट इकॉनमी सर, वो किस हद तक डैमेज हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक दिन की या एक रात की प्लानिंग नहीं है। ये एक बीमार जहन की पदाश है कि जी उन्होंने ये प्लानिंग की, ये स्ट्रेटजी बनाई कि जी यहाँ हम इक़्तिदार में हैं, यहाँ ये मुल्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जी ऐसी एक्सट्रीमिस्ट सियासी जमातें या ऐसा एक्सट्रीम थिंकिंग वाले लीडर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को कायदे आज़म जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली 76 ईयर में हमने नहीं देखा क्योंकि ऐसा शख्स आया है। इसके पीछे जो पिछले 25-26 साल गुजरे हैं, उसमें क्या कत्लो गारत नहीं हुई जिसने इल्ज़ाम लगाया हो, हकीम सईद से ले लें या किसी चीज़ से ले लें। उसके बाद आपका जो सोशल मीडिया का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिस पे आज भी 1 करोड़ रुपया मंथली सिर्फ सैलरियाँ जाती हैं, उस झूठ ने एक ज़हनी इंतशार पैदा किया और हमारी यूथ को एक मिसलीड और मिसगाइड किया कि जी बस मैं ही हूँ, ये सब मुल्क के दुश्मन हैं। और वो फ़ौज, आज आप जाके इराक़ में देखें, आज अगर आपने मिसाल देखनी है तो आप दुनिया के उन ममालिक में देखें जहाँ पे फ़ौजों के ख़िलाफ़ ये काम किया गया। तो क्या हुआ, आज ये एक प्लानिंग थी कि टर्की टाइप का एक सिस्टम लाने की कि फ़ौज को बेदखल कर दिया जाए और मुल्क को बेचा जाए। इस मुल्क को किस सियासतदान ने नहीं बेचा माजी में? और सबसे बढ़ के ये जो जुल्म है, असल में पिछले 20-25 सालों से जो तरबियत है उसका अंसर ख़त्म हो गया, और जो जनरेशन इस वक्त है हमारी नई जनरेशन, उसमें तरबियत जो वालिदैन ने तरबियत करनी थी वो नहीं है। जितने भी सियासतदानों को कोसना है आपकी मर्जी है, दिस इज़ अ फ्री कंट्री, लेकिन सर जो पीटीआई और जो इमरान खान ने हदें पार की है ना, वो तारीख में कभी नहीं है। जी, मैंने तो कहा कि जी ये जो जितनी स्ट्रेटजी थी ना, ये एक ये जहन मानते की, हैं, सब एक नहीं जहन, मानते। सिर्फ एक जहन की ये प्लानिंग और स्ट्रेटजी थी कि मैं जब अरेस्ट हूँगा तो फिर आपने ये करना है। ये बात ठीक है कि किसी लो डाउन वर्कर को शायद पता ना हो, चंद मखसूस लोगों को ये डायरेक्शन थी कि आपने इस तरह करना और इस तरह करना। ये पूरी प्लानिंग और पूरी एक स्ट्रेटजी थी। और मैं इस बात से भी खौफज़दा हूँ कि अगर हमने अपने ये सोशल मीडिया को कंट्रोल ना किया, इसको मुस्बत तरीके से यूज़ ना किया और आने वाली नस्ल की सही तरबियत ना की, तो ये ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटजी दोबारा ना हो। और उस चीज़ को रोकने के लिए हमें इन सब लोगों को जो इसका किरदार है उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, और ऐसी कोई जुर्रत ना करे इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, इस मुल्क की अफवाज के ख़िलाफ़ या इस मुल्क की नस्लों के ख़िलाफ़ कि इस मुल्क के ऊपर। अब आप मुझे बताएं कैसे मामला हो। पहुंचाएंगे कैफरे किरदार तक? जो पाकिस्तान में, खुली बात करूंगी, सीधी सी बात है, जो पाकिस्तान की फौज है वो डायरेक्ट आके तो कुछ नहीं कर सकती ना। अगर डायरेक्ट आके कुछ करेगी फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि देखें जी ये कैसी फौज है, इन्होंने क्या कर दिया। और इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने पहले ही वो माहौल बना दिया है कि जी हमारी तो सबसे बड़ी दुश्मन इस्टेब्लिशमेंट है। और हालांकि बात सरासर गलत है। जितनी आज़ादी इमरान खान साहब को है आर्टिकल लिखने की, अपना मौक़िफ़ देने की, उनकी हेयरिंग्स जो हैं वो उनकी कवरेज होती है, वहाँ पर जो है जर्नलिस्ट आकर के एक एक केस लाइन टू लाइन जो है वो रिपोर्ट करते हैं सर। तो कैसे कैफरे किरदार तक कैसे पहुँचेंगे? अब ये कोर्ट्स ने ही करना है। अब कोर्ट्स के अंदर एक खिचड़ी मच गई है, वहाँ पे एक अलग एक कचूमड़ सैलेड बना हुआ है। वो 6 जजेस कह रहे हैं यहाँ मुदाखलत हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ही हो रहा है। तो 9 मई तो बीच में कहीं गुम हो गया ना। यही चीज़ है ना जी, इनफैक्ट हमारी कौम को तकसीम कर दिया गया है। इस कौम को वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप देखें 13 साल से कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई। इस मुल्क को इकोनॉमिकली कमज़ोर करके ही डिवाइड एंड रूल की जो है पॉलिसी, उस पर चला जा सकता है। और
बदतमीज़ जो लोग होंगे वो सिर्फ पीटीआई में होंगे, जो बदतमीज़ जनरेशन होगी वो उसमें होगी, उनका कल्चर ही डिफरेंट है। तो आपके साथ ये एक बदतमीजी का जो PTI कल्चर है इसको रोकने के लिए हाँ। हमें इन किरदारों को बेनकाब करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे वाकयात और बढ़ के आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो कौम के अंदर है वो एजुकेशन के सिलेबस को ठीक किया जाए। जो सबसे बढ़ के है इस वक्त जो आने वाली नस्ल है उसको अगर तरबियत का अंसर, अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की क्लासेस उसमें नहीं होंगी तो ये मामलात बड़े बिगड़ जाएंगे और मुल्क में इकोनॉमिकली वी आर वेरी वीक। और मैं आपको बताऊं, मुल्क की इकोनॉमी का कोई इशू नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और पॉलिटिकल इशू है। अगर आपके फैसले ठीक होंगे, अगर आपके सियासी मामलात ठीक होंगे तो आपकी इकॉनमी ठीक होगी, अदरवाइज इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती है। ये सबसे अहम बात है और ये चीज़ें जो हैं इंटरनेशनली इसके ऊपर आपके ऊपर बड़े बदनमा दाग लग रहे हैं। हमारे सारे हमसाए मुल्क इस काबिल हम नहीं रहेंगे उनकी मिसाल भी दें, वो बहुत आगे निकल गए हमसे। हमें इकनॉमिकली अगर आना है तो हमें अपने अंदर करप्शन के अंसर ख़त्म करने होंगे, लालच, ज़ाती जो मफादात है उसको ख़त्म करना होगा और इंटरनेशनल जो एजेंट बने हुए हैं उन एजेंटों से निजात लेनी होगी और वो सियासी पार्टियों के अंदर मौजूद हैं जो एजेंट हैं। और ऐसी पार्टी में मैं समझता हूँ कि पाबंदी लगा देनी चाहिए जब तक ये क्लियर ना हो कि कौन मुखलिस है कौन नहीं है। और ये जो मामलात हुए हैं 9 मई वाले, ऐसे मामलात में कला कमा नहीं होगा। ऐसी पार्टियों को मुल्क के अंदर किसी किस्म के इलेक्शन में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान है, ये बदतमीज़ों का पाकिस्तान नहीं है। ये एक महज़ब कौम है, हम मुसलमान हैं, हमें तमीज़ के दायरे में रहना है, हमें अपने इखलाक के दायरे में रहना है और जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं। आज अगर मैं बदतमीज़ हूँ तो मैं पार्टी में जाऊँगा, अगर मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, बाइखलाक हूँ तो मैं पार्टी में कॉर्नर हो जाऊँगा, मेरी कोई जगह नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया सेट हो रहा है ये बड़ा गलत है, इसको फोकस करने के लिए अनफॉर्चुनेटली ये क्राइटेरिया सेट हो चुका है। मैं ज़रा वे फॉरवर्ड की बात करना चाहती हूँ लेकिन अलाउ करें एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सीधी बात बीनर सलीम के साथ का जो स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं ये जारी रहेगा। अब वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। हमने अपना केस भी प्लीट कर दिया, बहुत रोना धोना भी रोया, गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन सब कुछ बता दिया। आगे कैसे बढ़ना है इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैनलिस्ट भी ज़रा कंफर्टेबल हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़रा वार्म अप भी इनका हो रहा है। तो ब्रेक के अंदर भी एक शो चल ही रहा था। खैर एनीवेज, अब हम वो बातें जो हम ब्रेक में कर रहे थे ऑन एयर कर देते। ब्रिगेड साहब क्या ख्याल है आपकी इजाज़त से, और मैं आप ही से बल्कि शुरू करूँगी। ब्रिगेड साहब, ये जो डीजी ISPR साहब ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 रोज़ पहले की, उसके अंदर वाज़े तौर पर जब वे फॉरवर्ड की बात आती है तो उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर कमीशन का कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से कमीशन बनाया, हालांकि हर चीज़, ऑडियो वीडियो, हर चीज़ सामने है, ये कोई अंधा ही होगा जिसको नज़र नहीं आएगी। तो फिर 2014 के हवाले से जो धरना हुआ था उसके ऊपर भी एक कमीशन बनना चाहिए, या PTV के ऊपर हमला, पार्लियामेंट के ऊपर हमला, इसके ऊपर भी एक कमीशन बनना चाहिए। इज़ दिस द वे फॉरवर्ड, या इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आगे कैसे बढ़ा जाए? जी, जहाँ तक कमीशन का ताल्लुक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कमीशन तो कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। कमीशन तो एक हमारे मुल्क में एक डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है और उसमें अगर कमीशन की रिकमेंडेशन उस पार्टी या उस ग्रुप या उस नज़रिए के मुताबिक होंगी तो वो उसको कमीशन को अप्रिशिएट करेंगे। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो कमीशन को स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देंगे। तो कमीशन तो कोई और ऐसी चीज़ पे कमीशन जिसके बड़े क्लियर एविडेंसेस हैं और उस पर तो कमीशन की ज़रूरत नहीं है। वे फॉरवर्ड आपने कहा, वे फॉरवर्ड बहुत क्लियर है कि इस तरह के संगीन वाक़े की जिसकी हमारी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, जब तक इन लोगों को फौरी तौर पर इनके केसेस डिसाइड नहीं होंगे, वो कोर्ट्स ने करने हैं। जब तक इनके केसेस डिसाइड नहीं होंगे और इनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक कोई भी इससे आगे आप चल नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि ये भी अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोग इनमें से जो कि इन्वॉल्व नज़र आते हैं, अभी तक हम नतीजे पे इसलिए नहीं पहुंच सकते कि अभी तक कोर्ट्स ने डिसीजन नहीं दिए। वीडियोस में इन्वॉल्व नज़र आते हैं, एविडेंस उनके ख़िलाफ़ हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई और असम्बली में पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सलमान साहब ने भी कि वो असम्बली में पहुंच गए हैं। पर असम्बलियों में जब वो पहुंच गए हैं तो वहाँ पर जाके हीरोज़ बन जाते हैं। तो लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? और इस तरह के लोगों को, और ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये कोई सियासी, बिकॉज सियासत का तशद्दुद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, एहतजाज का तशद्दुद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज़ादी राय का बदतमीज़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गालम गलोच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज़ादी राय आपको कहती है आइन के मुताबिक, आर्टिकल 19 के मुताबिक बड़ा क्लियरली उसमें लिखा गया है कि आपने क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। जहाँ पर रियासत की बात आ जाए, एज अ स्टेट आपके इंस्टीट्यूशंस की बात आ जाए, उनको डिवाइड करने की बात आ जाए, उनके ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना, बगावत पे उकसाना, इंस्टिगेट करना, नफ़रत फैलाना, ये कोई कानून, कोई आइन, कोई मुल्क इसकी इजाज़त दे ही नहीं सकता। हमारे मुल्क में लूज़ अरेंजमेंट
पॉलिटिक्स है, ये थोड़ी सी हमारा थोड़ी सी नहीं काफ़ी हद तक सॉफ्ट स्टेट हम बने हुए हैं। इस तरह लोगों को छोड़ दिया जाता है, और चूँकि इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जाता है तभी लोगों को सबक हासिल नहीं होता। वे फॉरवर्ड में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वे फॉरवर्ड इज़ वेरी क्लियर। इस तरह के एलिमेंट्स को पॉलिटिक्स से अलहदा करना चाहिए, और ये सियासी जमातों को सबसे पहले खुद करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनके पास सवालिया निशान उठेंगे। अदालतों को ये केसेस प्रायोरिटी पर डिसाइड करने चाहिए। बिल्कुल इसमें थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, कोई दो राय नहीं है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स डिसीजन दे रही हैं तो हरफ आखिर नहीं है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। बट मिलिट्री कोर्ट्स को ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाक़यात हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाक़यात को डील करने के लिए मेयर्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि वाक़यात एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं और मेयर आप रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का जो है उस पर बहुत सवालिया निशान उठते हैं। अदलिया कुछ पे कोई सर क़त्ल कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। एक मेयर, बल्कि मेरा सवाल आपसे भी यही होगा, ज़रा आप मुकम्मल कर लीजिए। यही मेरा सवाल है कि एक मेयर जो बताया जा रहा है ना, बड़े तरीके से शुगर कोट करके मुज़ाकरात, हमारे से मुज़ाकरात कर लें या हम आपके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। सर क्या ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात भी होने चाहिए जो इतना नेगेटिव माइंड रखते हैं? जी, मुज़ाकरात तो हमेशा आइन और कानून को मानने वालों से होते हैं ना। जो आप रियासत के आइन और कानून को क्वेश्चन करते हैं, अटैक करते हैं, पहले उसको कंडेम करें। अभी तक किसी ने भी, इमरान खान साहब से लेके इनकी पार्टी के लीडर्स ने, किसी ने खुल के 9 मई के वाक़े को कंडेम नहीं क्या किया। याद करा दिया ये ब्रिगेड क्वेश्चन साहब मार्क आपने। के साथ करते हैं। मैं ज़रा ये आगे ये इम्तियाज सरवर जब साहब के तक पास जाना कंडेम नहीं चाहती हूँ। करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे, ये मुज़ाकरात कैसे बड़े होंगे? आपने मुझे याद भी मुझे एक फ्लैशबैक हो गया है इम्तियाज साहब। आपको याद है कि जब इमरान खान साहब इस 9 मई के वाक़े के बाद, क्योंकि अरेस्ट थे, और जब उनके कोर्ट के सामने गए, बंदयाल साहब के सामने, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, अगर मुझे अगवा करके लेकर जाएंगे तो मेरे लोग तो ऐसे ही करेंगे। आपको अगर याद है, अगर नहीं याद है तो सर मैंने आपको याद करा दिया है, और ये याद कराने का मकसद ये है कि फिर मेरा बीपी बढ़ गया। लेकिन मकसद इसका असल में ये है सर कि अगर ठोस इक़दामात नहीं लिए जाएंगे तो मेरे मुंह में खाक, ये 9 मई तो बार बार इसी तरह होता रहेगा। ये ठीक बात आपने कही है। मैंने आपने पहले भी जब मैं बात कर रहा था तो मैं ये कहता था हमारा जो सिस्टम है ना, जस्टिस सिस्टम, वो इस हद तक ख़राब हो चुका हुआ है कि जब सबूत मौजूद होते हैं तो उसका भी फैसला नहीं होता। लेकिन ये नहीं है कि भी हम कंक्लूजन पे जंप कर लें और जो उसका जो उसका प्रोसीजर है, जो उसके SOPs हैं, उसको वायलेट कर लें। कहीं पे मर्डर होता है ना, पता होता है कि डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन उसी वक्त उसका फैसला नहीं होता। उसकी एविडेंस कलेक्ट की जाती है, एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में सबमिट की जाती है, कोर्ट उस पर डिसीजन देती है। सर DGISPR ने बताया, एविडेंसेस जब आ गए सामने, सब कुछ आ गया, दिस इज व्हाट आई एम तो सेइंग। इन्होंने बोला फॉल्स फ्लैग नहीं, ऑपरेशन। लेट जी मी सर, फिनिश। जी सर। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब एविडेंसेस मौजूद हैं, उस पे क्यों नहीं ट्रायल होता, क्यों नहीं उस पे उसको कंक्लूड किया जाता। ये 1 साल, जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें स्पेशल कोर्ट्स ऑलरेडी भी कहीं पे पानी चोरी वाली सर्कमस्टांसेस आते हैं ना, तो वहाँ पे वो नहरी पानी की चोरी के लिए ये स्पेशल कोर्ट्स बना देते हैं। कहीं पे टेररिज्म होता है, उस पर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कानून में ये मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, उसका स्पीडी ट्रायल मौजूद है उसमें, तो क्यों नहीं करते उसमें? किसने रोका हुआ है? अब फौज का काम या पुलिस, ये भी आ जाता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी है, मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात कर लो। सर मुझे तो समझ नहीं आती कि इन लोगों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। देखें, एस्टैब्लिशमेंट तो छोड़ें, पॉलिटिकल पार्टी भी इन जैसे लोगों से, इन जैसे जत्थों से कैसे मुज़ाकरात कर सकती है? अच्छा नहीं, मैं वो पॉलिटिकल तो नहीं बताता इसमें कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं तो उसको अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि जो हमारा जो सिस्टम है वो उसका फैसला क्यों नहीं। एक वाक़या हुआ है, सारी दुनिया को पता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो क्यों नहीं उसको करते? वो गलत हैं, उनको साबित कर दें वो गलत हैं, वो सही हैं, उसके मुताबिक जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको सजाएं दी जाएं। लेकिन इसमें तो दूसरी राय, जब आपका इंसाफ जब तक नहीं आपका होगा, उस वक्त तक मुआशरा आगे नहीं चल सकता, जो मर्जी कर लें। बहुत अच्छी बात की है। हैव अ हार्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फाइनल राउंड होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और यहाँ पे मैं दोबारा सलमान शुएब साहब से कहूँगी कि आ जाएं। सलमान साहब, आपने बस चुप करके बहुत सी बातें सुन ली हैं, कुछ आप भी एडवाइस कर दें। आपके जो लोग हैं PTI वाले,
9 मई वाले पीटीआई वाले और 9 मई के बाद के जो पीटीआई वाले हैं वो अब आपस में क्या थॉट प्रोसेस उनका क्या चल रहा है कि ये मसला हल कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ा जाएगा? देखिए, इस मसले का हल सिर्फ पीटीआई के पास नहीं है, इस मसले का हल तमाम सियासी जमातों के पास है। और अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो वो बड़ी सिंपल सी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स पॉलिटिशियन हैं, जो अपनी अपनी जमातों के लीडर्स हैं, वो अपने सब आखिरी स्पेल में जा चुके हैं। देखिए, अगर तो आपने फ़ैसला इस मुल्क की आवाम को करने देना है तो फिर नौजवानों को फ़ैसला करने दीजिए। फिर इस जमात की और बकाया जमातों की भागदौड़ नौजवानों के हाथ में पकड़ाइए। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, हर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, हर जमात के अंदर मौजूद हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों को आगे लेके आना चाहिए। अब ये लास्ट स्पेल वाले लोगों को थोड़ा सा ब्रेकअप करा के उनको घर पर बैठाना चाहिए। वो हमें अच्छी गाइडेंस ज़रूर दें, लेकिन अब यह तरीकाकार बदलना पड़ेगा। और देखें, अगर इस कौम ने वोट दिया ना, आप बात कर रही हैं पीटीआई का जो वोटर है वही इस कौम का लीडर है। इस कौम को अगर वोट दिया तो पीटीआई ने वोट इस तरह नहीं दिया, पीटीआई ने वोट इस वजह से दिया गया है कि उनको 2 पिछली सियासी जमातों से वो चीज़ें नहीं मिली, तो उन्होंने उस मुखालफत के अंदर जाके वोट दे दिया। इमरान खान साहब के लवर्स भी मौजूद होंगे, लेकिन वो 8-10% होंगे, लेकिन उस तब्दीली को वोट देने वाले लोग जो हैं वो तमाम लोग हैं। मैं तो सर आज के दिन इस जगह पे तब्दीली का नाम ही नहीं सुनना चाहती। आपने ले लिया, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप सुनना चाहते हैं सर तब्दीली का नाम? ज़रा जवाब दे दें इनको, आप ही दे दें सर। आप आज इस स्टेज पे हैं कि आप तब्दीली का ते भी सुनना चाहें? भीनश, देखिए, उन्होंने बेचारों ने इनकलाब से बचने के लिए खौफजदा होकर तब्दीली बेचारी उसकी मुअन्नस का नाम लिया था कि शायद हम तब्दीली ले आने के काबिल हों या ले आए। वो तब्दीली पहले ही उन्होंने इनकलाब से बचने के लिए की है। ये वरना ये जितनी बार आवाम को उकसा के इस्लामाबाद ले गए और वहाँ मरवा मरवा के बेचारों किसी का सर फट गया, किसी की टांगें टूट गई और फिर वापस ले आते थे। इतने जो गए हैं ये इनकलाबी लीडर हम। इन्होंने क्या तब्दीली लेके? तब्दीली देखें, जो लीडर अपने घर के बाहर ह्यूमन शील्ड जो है वो खड़ी कर दे और लोगों को कहे, पुलिस को कहे, भाई ये घर इतना महफूज है, पाकिस्तान को इतनी शील्ड की ज़रूरत है और जो ह्यूमन शील्ड है पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ हैं आप, तो वे फॉरवर्ड के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान का किसी को वारिस बनना होगा। इस वक्त पूरी कौम ये समझ रही है कि हम लावारिस हो चुके हैं। किसी न किसी को एक मुखलिस सही बाप वाला वारिस वाला रोल अदा करना होगा। उसके बाद जिस तरह SIFC का काम और इकोनॉमिक्स का चल रहा है बहुत पाकिस्तान, अच्छा काम, बिल्कुल। ये इस पैटर्न पर हर शोबे में काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो इंसाफ है, चाहे वो मुईशत है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो जो भी, जैसे पुलिस, जितने शोबे हैं। वारिस बन के, अगर वारिस आप नहीं बनेंगे तो फिर वही घर के, एक घर का भी कोई वारिस ना हो तो वो टूट फूट जाता है। ये तो मुल्क है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो यूथ की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इस यूथ को 2 करोड़ लोग इमरान खान की हुकूमत में रोज़गार हुए हैं, बेरोज़गार हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत में जो फैसले किए गए उनके असरात आज कौम जो है ना वो इकोनॉमिकली भुगत रही है। उस वक्त जो मामला हुए हैं, एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी के तहत नौजवान नस्ल को बेरोज़गार किया गया है और उसके बाद फिर उनको सोशल मीडिया के पीछे लगाया गया और उसको उकसाया गया कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करें। मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ की पाबंदी होनी चाहिए कि जो कोई नेगेटिव वहाँ पे फीडिंग आती है, पोस्टिंग आती है, एक्स जो है वो खत्म हो जाए। महीने से बंद है और कितना आपने बंद कराना है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे किसने वो किसने की है, वो किसने की है, तस्वीरें लाल आके सर अगले ने उसको कैंपेनिंग की थी। दूसरी बात ये है कि ऐसे वाकयात करने वाले लोग गद्दारे वतन हैं। मैं अलानिया कहता हूं कि ऐसे गद्दारों की इस मुल्क में गुंजाइश नहीं है। ऐसे गद्दारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी लीडरशिप की ये प्लानिंग और स्ट्रेटजी ना हो और इंटरनेशनल सपोर्ट ना हो और आपके मखसूस टारगेट ना हो तो फिर ये काम किया जा सकता है। तो इसमें आपकी इकॉनमी को अगर ठीक करना है तो उसके लिए आपको अपनी यूथ को मुस्बत जो है ना वो लाइन अप करना पड़ेगा। उनकी तरबियत इस तरह करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया से निकले और प्रैक्टिकल में आए। आज आपने अगर अवारा फिरना है, बिल्कुल खाली अपने वालदैन को भी गालियां निकालनी है और आपने कहना जी हम यूथ हैं, हम मुल्क की बागडोर संभालेंगे, तो बागडोर वो संभाल सकते हैं जिनका विजन है, जिनके अंदर सब्र है, जिनके अंदर कुछ करने की लगन हिम्मत है, जो कुछ कर रहे हैं। जो बिल्कुल गलियों में आवारा फिर रहे हैं, वो यूथ इस मुल्क की बागडोर ना संभाल सकती है, ना इसको सही तरफ पे लेके जा बहुत सकती है। अच्छी बात की। अब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने सबकी राय सुनी है। मेरी इसमें ऑब्वियसली ज़ाती राय तो यही है कि जो भी कानून को अपने हाथ में रहे, चाहे फिर वो जो कोई भी हो, दुनिया जहाँ का पॉपुलर इंसान ही क्यों ना हो, उसको कानून के तहत कटहरे में ज़रूर आना चाहिए। और बाकी इनकी राय आपने सुनी, आपके मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय खुद बनाइए, अकल से, समझ से, और एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।